हेलो फ्रेंड्स, आप सबका आपके यूट्यूब चैनल नेट जेआरएफ ज्ञान में स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। 20 दिन में यूजीसी नेट का एग्ज़ाम है। इस वीडियो में हम मेजरली उन क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो बच्चों को काफ़ी रहते हैं कि मैम हमें मिनिमम कितने आवर की स्टडी करनी चाहिए सो दैट हमारा यूजीसी नेट क्लियर हो जाए, कितने महीने लगते हैं यूजीसी नेट क्लियर होने में, एंड मैम हम काफ़ी याद करते हैं लेकिन हमें याद नहीं हो पाता तो हम क्या करें। नेट जेआरएफ को क्वालिफाई करने के लिए 100% सिलेबस कवर करना कंपलसरी है। टाइप के जो जितने भी डाउट्स स्टूडेंट्स को रहते हैं सो आज हम इस वीडियो में उन सब पे बात करेंगे एंड मेरा पर्सनल ओपिनियन क्या है एंड क्या उसका अल्टरनेट हो सकता है, सो उन सब पे हम बात करेंगे। सबसे पहले कि मिनिमम कितने आवर्स हमें रिक्वायर्ड होते हैं, क्या हमें 10 से 12 घंटे की स्टडी करनी चाहिए या फिर कितने घंटे की। इसका देखिए पर्टिकुलर कोई टाइम फ्रेम नहीं है। जो बच्चे सोचते हैं कि मिनिमम इतने आवर करने पे हमारा यूजीसी नेट क्लियर हो जाएगा, सो वो एक इल्यूज़न है और कुछ नहीं है। ऐसा नहीं कि जितने ज़्यादा आप घंटे देंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस होगा। डजेंट मैटर क्या करता है कि आप क्वालिटी एजुकेशन, मतलब जो आप पढ़ रहे हो आपको समझ कितना आ रहा है, सो आप उसके लिए एक पर्टिकुलर सेट डिसाइड नहीं कर सकते हो। जनरल आवर्स सबके लिए नहीं हो सकता क्योंकि सबका मेमोरी पावर अलग होता है, सबका चीज़ों को याद करने का पढ़ने का तरीका अलग होता है। इसलिए मिनिमम आवर कुछ भी नहीं होता है, वो मैटर करता है कि आपकी कैपेसिटी कितनी है, आप कितने एबल हैं। आप 8 से 10 घंटा एक दिन में दे सकते हैं, सो ये नेसेसरी नहीं है कि सामने वाला भी उतना ही दे पाएगा। सबसे बेस्ट मेथड जो मुझे इसमें लगता है, जो मैं भी अपने टाइम पे यूज़ करती थी, पोमोडोरो टेक्निक। देखिए आप इस टेक्निक का यूज़ कीजिए क्योंकि देखिए ज़्यादा टाइम नहीं है। अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है सो आप अगर नॉर्मली 6 से 8 घंटे भी देते हैं वो भी इनफ होगा। लेकिन क्योंकि देखिए कॉन्टीन्यूसली नहीं पढ़ पाएंगे क्योंकि जितना टाइम हमें वो क्वालिटी टाइम देना है। अगर आप 1 घंटा कॉन्टीन्यूसली पढ़ सकते हैं तो आप वो कीजिए। हमें टाइम देना है वो क्वालिटी टाइम होना चाहिए, डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए उस बीच में। इसलिए हमें क्या करना है, पोमोडोरो टेक्निक का यूज़ करना है। ये क्या होती है, इसमें आपको हाफ आवर के स्लैब्स बनाने हैं। जितना भी आपको आवर्स देने हैं, सपोज आपको 6 to 7 आवर आप देना चाहते हैं तो इनको आप डिवाइड कर लीजिए हाफ आवर में। हाफ आवर में आपको 25 मिनट्स कॉन्टीन्यूसली पढ़ना है। इस 25 मिनट्स में आपके पास आपका फ़ोन नहीं होना चाहिए क्योंकि सबसे बड़ा जो डिस्ट्रैक्शन होता है वो आपका फ़ोन होता है। एंड अगर आप डिस्ट्रैक्शन के साथ 12 से 13 घंटे भी देंगे वो भी यूज़लेस होंगे। एंड अगर आप क्वालिटी टाइम 5 से 6 घंटे भी देंगे वो भी आपका इनफ होगा। सो 25 मिनट आप स्टडी कीजिए विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन। आप ऐसा अपना एक प्लेस बना लीजिए एंड टाइम आप अपना सेट कर लीजिए कि डेली उतने टाइम पे आपको उस प्लेस पे आके बैठना है एंड अपनी स्टडी स्टार्ट करनी है। देन एल्स जो 5 मिनट्स हैं उसमें आपको ब्रेक लेना है। देखिए जो ये ब्रेक होगा इसमें आप बिल्कुल भी फ़ोन का यूज़ मत कीजिएगा क्योंकि आपका जो ब्रेक है वो 5 का कब 50 मिनट हो जाएगा आपको भी पता नहीं चलेगा। 5 मिनट में आप क्या कर सकते हैं, जो आपने पढ़ा है उसको रिवाइज़ कीजिए, ओके, पानी पी लीजिए, एक वॉक कर लीजिए। इस तरीके से आप डिवाइड कर दीजिए। सपोज़ आपको 6 घंटे देने, आप 3 आवर को ऐसे डिवाइड कीजिए, रिमेनिंग 3 आवर्स को ऐसे डिवाइड कीजिए। जो इसके बीच का टाइम होगा वहाँ आप हाफ एन आवर का ब्रेक लीजिए, 30 मिनट्स का ब्रेक लीजिए, ओके। सो इस तरीके से जो आप टाइम को मैनेज करेंगे आप कम टाइम में भी अच्छा रिस्पांस लेके आ पाएंगे। सो ये टेक्निक बेस्ट टेक्निक है, लेकिन इस बीच में फ़ोन का यूज़ नहीं करना है। आपको जो क्वालिटी टाइम देना है एटलीस्ट 5 से 6 आवर वो आपको इसको देना है। एंड क्योंकि आपके 2 पेपर होते हैं, 20 डेज बचा हुआ है, सो पर डे का आप वो ऐसे डिवाइड कीजिए कि आपका पेपर 1 प्लस पेपर 2 आप दोनों को ही बैलेंस कर पाए। अब हम सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो मोस्ट आस्किंग है कि मैम कितना % सिलेबस कवर करने पे हम अपना यूजीसी नेट को क्वालिफाई कर सकते हैं। सो 100% करना रिक्वायर्ड है या कितना, तो देखिए उसका भी मैं आपको बता देती हूँ। ऐसा नहीं है कि 100% ही करेंगे तभी आपका यूजीसी नेट क्वालिफाई होगा। टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिस कितना भी टाइम लगा लीजिए वो नहीं हो पाते, आपको उसमें अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है। सो जो पेपर है वो आपका 2 उसमें डिवाइड है, पेपर 1 एंड पेपर 2, ओके। सो ऐसा नहीं है कि दोनों का ही 100% सिलेबस कवर हो। अगर जेआरएफ क्वालिफाई करना है तो देखिए पेपर 2 में कम से कम आपको 80 to 90% सिलेबस आपका कवर होना चाहिए, जिसमें आपका 70% तो बिल्कुल ही अच्छे से हो, ओके।
10-20% जो है वो आपने कवर अप तो किया हुआ है, लेकिन हाँ अगर वो बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तब भी चल जाएगा। लेकिन 70% तो ऐसा होना चाहिए कि हाँ यहाँ से अगर कोई भी क्वेश्चन बनेगा तो मैं कर दूंगा या कर लूँगी। ओके, रिमेनिंग रहा फर्स्ट पेपर में तो सेम 10 यूनिट है, 10 यूनिट में कम से कम आपकी 8 यूनिट तो अच्छे से आनी चाहिए। ओके, एंड 2 यूनिट अगर आपके अच्छे से नहीं भी आती, जो आपका देखिए टाइम के अकॉर्डिंग आप देख लीजिए कि जो यूनिट ज़्यादा वाइड हो, ज़्यादा टाइम टेकिंग हो एंड उससे क्वेश्चन जो कॉम्प्लेक्स आते हो, आप उस यूनिट को अवॉइड कर सकते हैं। एंड जो यूनिट आपकी इजी हो, डायरेक्टली क्वेश्चन आते हो, आप उनको देख सकते हैं। सो ऐसा एक वीडियो में मैंने डिस्कस किया हुआ है कि कौन सी यूनिट से कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं एंड कौन सी यूनिट मोस्ट स्कोरिंग है, सो आप वो देख सकते हैं। इसलिए ऐसा भी नेसेसरी नहीं है कि अगर आप 100% सिलेबस कवर करेंगे तभी आपका हो पाएगा। इसमें भी मैं सेम यही कहना चाहूँगी कि अगर आपने जितना सिलेबस किया है वो आपने अच्छे से किया हुआ है, उसको आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं तो वो भी इनफ होगा। लेकिन आपने 50-60% किया है तो वो काफ़ी कम हो जाएगा, क्योंकि वेटेज देखी जाए तो हर यूनिट से एनटीए की साइड से ऑलमोस्ट नंबर ऑफ क्वेश्चन सेम ही होते हैं, 19-20 का फर्क रहेगा। ऐसा नहीं है कि एनटीए ने एक यूनिट को ज़्यादा वेटेज दिया, एक यूनिट को कम। लेकिन आप इसमें जो डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं वो आप यहाँ पे कर सकते हैं कि किस यूनिट से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस यूनिट से थोड़े कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जिस यूनिट से डायरेक्ट क्वेश्चन हो उस यूनिट को आप थोड़ा ज़्यादा टाइम दीजिए, जिस यूनिट से थोड़े कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन हो, टाइम टेकिंग हो, वो अवॉइड कीजिएगा। क्योंकि देखिए सिलेबस को अगर आप बहुत डीपली जाएंगे तो एक यूनिट को ही कंप्लीट करने में आप 1 से 2 महीने ले लेंगे। सो बहुत डीपली नहीं जाना है। सबसे पहले हमें एनटीए के पॉइंट ऑफ व्यू को समझना है कि एनटीए क्वेश्चन किस टाइप के पूछता है। जब आप एंड इसका आंसर फाइंड करने के लिए आपकी जो हेल्प करेंगे वो पीवाईक्यू, तो जो सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो सकता है वो आप पहले पीवाईक्यू को देखिए। पीवाईक्यू किस तरीके के फ्रेम की जा रहे, अगर आप 2 से 3 साल को इवैल्यूएट करेंगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा किस टाइप के पीवाईक्यू पूछे जा रहे हैं। सो आप जो अपने सिलेबस कवर करने में टाइम लगाए वो उसी टाइप का होना चाहिए एंड उसी मेथड से होना चाहिए। क्योंकि अगर अदरवाइज पहले आप सिलेबस को कवर कर रहे हैं देन पीवाईक्यू पे आ रहे, सो वो समवेयर एक गलती हो सकती है आपकी। क्योंकि जिस तरीके से आप सिलेबस कर रहे हैं क्या उसी तरीके से एंटी क्वेश्चन पूछ रहा है, हो भी सकता है नहीं भी। सो आपको कम टाइम में अच्छा इफेक्ट तब मिलेगा जब आपको ये पता हो कि क्वेश्चन किस तरीके के फ्रेम किए जा रहे हैं। क्योंकि अगर आप एक पर्टिकुलर थिंकर को ही काफ़ी डीपली में जाएंगे तो वो भी काफ़ी टाइम ले लेगा। हमारे पास उतना टाइम नहीं है, हमें टाइम को मैनेज करना है, तो वो टाइम मैनेज इसी इफेक्टिवनेस के साथ होगा। एंड थर्ड एंड मोस्ट आस्किंग क्वेश्चन जो बच्चे ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन में होते हैं या यूजीसी नेट की इनिशियल प्रिपरेशन करना स्टार्ट करते हैं, ये क्वेश्चन उन बच्चों की तरफ से ज़्यादा रहता है कि मैम हमें यूजीसी नेट करना है, उसमें मिनिमम टाइम कितना लगेगा। सो देखिए जो भी इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं उसका कोई एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम नहीं होता है। तो आपने ग्रेजुएशन में कितने अच्छे से स्टडी किया, आपने पोस्ट ग्रेजुएशन में कितने अच्छे से स्टडी किए, वो भी मैटर करता है। अगर मैं अपना ही एग्जांपल लूँ, सो मैं जब पोस्ट ग्रेजुएशन में थी, पोस्ट ग्रेजुएशन करते टाइम ही मैं प्राइवेट सेक्टर में जॉब में चली गई थी। तो पोस्ट ग्रेजुएशन के टाइम से मैंने 3 साल तक जॉब किया है। उसके बीच में मतलब मैंने किसी भी टाइप के कोई भी किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं की। आफ्टर 3 ईयर मैंने एक गैप लेके 3 महीनों के अंदर यूजीसी नेट क्लियर किया। सो ये मैं आपको अपनी स्टोरी इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ऐसा कोई टाइम फ्रेम नहीं है। गैप के बाद भी 3 महीने इनफ हो सकते हैं। तो अगर आप कंटिन्यू हो तो आप पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ साथ भी यूजीसी नेट को क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि जो सिलेबस होता है वो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन वाला ही होता है। बट जो आपका मेन सब्जेक्ट है, अगर आपको उसकी नॉलेज अच्छी है तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। लेकिन हाँ, अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन में अच्छे से स्टडी नहीं की है, पोस्ट ग्रेजुएशन को जस्ट लाइटली ले लिया एंड अब आप यूजीसी नेट की तैयारी करना चाहते हैं, तो आपको सिलेबस कवर करने एंड सारी चीज़ में ऑलमोस्ट 6 मंथ मान के चलिए। जितना टाइम आपको यूजीसी देता है एक पेपर कंडक्ट कराने में, इतना टाइम आपको लग जाएगा। क्योंकि इसका सिलेबस अगर देखें तो बहुत वाइड है, पेपर 1 भी पेपर 2 भी। अगर आप एक यूनिट को ही डीपली वाइज करना चाहें तो बहुत टाइम ले सकती है। ओके, तो 6 मंथ आपका ऑन एंड एवरेज टाइम लगता है। लेकिन अगर आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन अच्छे से हुई है, आपने अच्छे से कॉन्सेप्ट्स को क्लियर किया है, अच्छे से पढ़ाई की है, तो आप इसको 2 से 3 महीने में भी क्लियर कर सकते हैं। जो सबकी ही प्रॉब्लम है एंड सबके लिए क्वेश्चन आते हैं, मैम हम पढ़ते हैं लेकिन हमें याद नहीं हो पाता, हम एग्जाम टाइम में भूल जाते हैं, तो उसके लिए कोई ट्रिक बता दीजिए। पर ऐसा भी नहीं है कि ये प्रॉब्लम आपके ही साथ है,
कॉन्सेप्ट को या कुछ भी चीज़ को एक सर्टेन टाइम तक ही याद रख सकते हैं, अनटिल एंड अनलेस आप उसकी रिवीजन ना करें। हम रिवीजन करते क्यों है, रिवीजन का मेन पर्पस क्या है। आप कॉन्सेप्ट्स को याद रखने के लिए कुछ टिप एंड ट्रिक्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, जो मैं अपने टाइम पे करती भी थी एंड आपको भी हेल्पफुल होंगे। क्योंकि देखिए अभी आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, आफ्टर दैट आपको कॉलेज में पढ़ाना होगा, तो उस टाइम पे भी लेक्चर देते टाइम आपको सारी चीज़ आपके पास नहीं होंगी, आपको माइंड में रखनी होगी, जो बच्चों को आपको बतानी होगी। कुछ ट्रिक्स हैं जो इफेक्टिव लगते हैं। उन ट्रिक में सबसे पहले जो आपकी है इफेक्टिव रिविज़न। अब देखिए रिवीजन हर कोई करता है, लेकिन रिवीजन किस तरीके से करें वो आज हम देख लेते हैं। आपने कोई कॉन्सेप्ट सपोज आज किया है, तो आज आपने जब उसको रीड आउट कर लिया, ओके आपको समझ आ गया, ठीक है, लेकिन सोने से पहले जो भी कॉन्सेप्ट आपने पढ़े हैं आप एक बार उसको रिवाइज कर लीजिए कि आज मैंने ये कॉन्सेप्ट किए थे, ओके इसमें मेन पॉइंट्स ये था, मेन पॉइंट्स ये था। लेकिन वहाँ जब आप रिवाइज करेंगे डेफिनेटली कुछ गैप्स रहेंगे जो आप भूल जाएंगे। वो आपका एक दिन का मेमोरी पावर है जितना याद रख पाया। लेकिन अगर आप वो रिवाइज नहीं करेंगे, आप सोचेंगे कि मैं 1 वीक बाद या 1 मंथ बाद या एक साथ रिवीजन करूँगा, तो आप अगर आज इतना भूल रहे हैं एक वीक में आप इतना भूल जाएंगे। इसलिए वो चीज़ मत कीजिए। जिस दिन आप जो कॉन्सेप्ट करें उस दिन आप अगर दिन में टाइम नहीं निकाल पाए रिवीजन के लिए, तो आप रात में सोने से 10 मिनट पहले आप रिवाइज कर लीजिए क्या क्या चीज़ आपने मेजर की है। तो आपको अपने गैप्स पता चल जाएंगे। जो गैप है वो नेक्स्ट मॉर्निंग में आप 10 से 15 मिनट दीजिए अपने उस गैप्स को रिकैप करने के लिए, ओके। देन आपका पर डे का आपको ऐसे करना है। फिर पर वीकली आपने जो कॉन्सेप्ट्स किए हैं, जो यूनिट्स किए हैं, उनको एक बार रिवाइज कीजिए, ओके। रिवाइज आप पेन पेपर पे कर सकते हैं। अगर पेन पेपर पे आपको टाइम ज़्यादा लगता है, आप जस्ट माइंड में रिवाइज कर लीजिए एंड जहाँ आपको गैप लग रहा है वो एक जगह नोट कर लीजिए, सो दैट आप उसको दोबारा से रिकैप कर लें। ऐसे आप जब पर डे, पर वीक, 15 डेज में, 1 मंथ में ऐसे रिवाइज करते रहेंगे, जब भूल जाते हैं वो आपके एक लॉन्ग टर्म तक चल पाएगी। आप एक बार इसे करके देखिए, बहुत इफेक्टिव ट्रिक है। सेकेंड, विजुअलाइजेशन। जैसे अगर हम कोई मूवी देखते हैं तो हमें वो लॉन्ग टर्म तक याद रहते हैं, लेकिन वही अगर हम कोई स्टोरी पढ़ते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, तो वो हम जस्ट कुछ दिन में भूल जाते हैं। तो जब आप कोई कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, लाइक आप प्लेटो, अरिस्टोटल पढ़ रहे हैं, तो आपको एज अ विजुअलाइजेशन एक मूवी की तरह आप चला लीजिए कि प्लेटो उस टाइम पे ऐसा होता था, उसने ऐसा किया होगा, ये हुआ होगा। तो जब आप मूवी की तरह कनेक्ट करेंगे चीज़ों को विजुअलाइज करके, तो आप उसको बहुत लंबे टाइम तक रख पाएंगे, ओके। क्योंकि विजुअलाइजेशन ये रिसर्च में भी आया है कि जितना हम विजुअलाइज करके याद रख पाते हैं उतना हम नॉर्मली वे में नहीं रख पाते। एंड थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, निमोनिक्स। आप उन चीज़ों को कनेक्ट कर लीजिए, उन कॉन्सेप्ट को कनेक्ट कर लीजिए। आप अपने डे टू डे लाइफ से, अपने फ्रेंड सर्कल से, अपने नियर बाय, मतलब जिस चीज़ से भी आप कनेक्ट कर सके निमोनिक के फॉर्म में बना लीजिए, किसी गाने के फॉर्म में बना लीजिए, गाने जल्दी से याद हो जाते हैं। सो इस तरीके से जब आप करेंगे तो वो चीज़ें लॉन्ग टाइम तक याद रहेगी। एंड ऐसे अगर आप याद करेंगे तो आप पेपर में भी नहीं भूलेंगे, क्योंकि देखिए पेपर में आपके पास ऑलरेडी प्रेशर ज़्यादा होता है, टाइम लिमिटेड होता है एंड उसमें आपको इतने नंबर ऑफ क्वेश्चन करने होते हैं, उसको अच्छे से करना पड़ता है। सो इतनी सारी जब रिस्पॉन्सिबिलिटी एक साथ आते हैं तो प्रेशर आना कंपलसरी है। सो उस चीज़ को मेंटेन करने के लिए आप अगर इस फॉर्मेट में पढ़ेंगे तो आप चीज़ नहीं भूलेंगे। कुछ क्वेश्चन थे जिनको मुझे लगा कि आपके एग्जाम से पहले इनको डिस्कस करना इंपॉर्टेंट है। एंड आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर किसी भी टाइप का कोई भी डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस